नमस्ते इन्वेस्टर्स, दिस इज ध्रुव बजाज फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज। हमने पास्ट की फ्यू वीक्स में प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग दैट इज पीईबी सेगमेंट को काफी अच्छे से कवर करा था, जहाँ पे वी डिस्कस्ड कि क्यों वी बिलीव कि ये अगला मेगा ट्रेंड हो सकता है इन इंडिया। हमने तीन चार कंपनीज भी इस पर्टिकुलर स्पेस में डिस्कस करी थी, लाइक बंसल रूफिंग, पेन्नार इंडस्ट्रीज एंड बजाज स्टील। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस द मार्केट लीडर इन दिस इंडस्ट्री एंड लिस्टेड स्पेस में जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी कंपनी, दैट इज इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। उत्पल सेठ, वन ऑफ द मोस्ट मार्की इन्वेस्टर इन इंडिया, उन्होंने अपनी रिसेंट वेबिनार था, सेमिनार था दैट इज, जहाँ पे उन्होंने टर्मिनल वैल्यू के बारे में डिस्कस करा था। एंड ही हैज बीन रिनोन टू एडवोकेट एन इन्वेस्टिंग स्टाइल वेर इन ही टेल्स कि आप मेगा ट्रेंड पिक करो, एंड वो मेगा ट्रेंड में जो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर होगा, जो इंडस्ट्री लीडर होगा, उसको पिक करो। तो अगर आपने राइट जंगल पिक करा है, दैट इज अ मेगा ट्रेंड आपका सही है। एंड अगर आपने राइट गोरिल्ला पे बेट करा है, गोरिल्ला क्या होता है बेसिकली, मेंशंस कि कोई भी जंगल होता है, उसमें दो टाइप के क्रीचर्स होते हैं। एक तो मंकीज होते हैं जो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं होता उनका। एंड एक होता है गोरिल्ला, विच आर आउटसाइज्ड कंपेयर टू मंकीज। अब गोरिल्ला जो होते हैं वो लोग कभी मंकीज से चैलेंज नहीं हो पाते, बिकॉज गोरिल्ला है वेरी स्ट्रांग। उनके आसपास एक मोट बना हुआ है एक तरह से उनका स्ट्रेंथ। बिकॉज ऑफ दिस मोट जो कंपेटिटिव एडवांटेज होता है गोरिल्ला का, उस चक्कर में वो कभी भी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं फेस कर पाता फ्रॉम मंकीज। एंड गोरिल्ला का जो लाइफ स्पैन होता है मार्केट में एग्जिस्ट करने का भी एंड थ्राइव करने का भी, दैट इज रफली डबल देन व्हाट समथिंग लाइक अ मंकी डज। सो द आइडिया इज क्लियर कि अगर आपने सही मेगा ट्रेंड पिक करा है, अब मेगा ट्रेंड काफी टाइप के हो सकते हैं उनके हिसाब से। एक तो जैसे कंज्यूमराइजेशन इज अ बिग मेगा ट्रेंड इन इंडिया, सिमिलरली फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ आर सेविंग्स इज अ बिग मेगा ट्रेंड इन इंडिया। Digitalization is also a big mega trend, and then value migration is a big mega trend going forward. तो ऐसे की अगर आपने मेगा ट्रेंड्स पकड़ लिए एंड आप उसमें गोरिल्ला को बेट कर रहे हो, दैट इज द इंडस्ट्री लीडर को बेट कर रहे हो जो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकता है, तो अल्टीमेटली आप गुड कंपाउंडिंग ऑफ कैपिटल कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड में। अब ये चीज मैंने इसलिए बताई बिकॉज दिस चीज फिट्स राइट व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट एंड क्यों हम इंटरैक्ट बिल्डिंग को स्टडी कर रहे हैं। सो अगेन, it will not be a very prudent thing to say कि PEB is the next big mega trend, but there are very good soft signals that indicate that काफी अच्छा tailwind तो है इसमें in the coming 5 to 10 years going forward। तो क्या दो की tailwind है? एक तो हमने जैसे पहले पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस करा है कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका इंडिया में करंटली जो माइग्रेशन है दैट इज वेरी लो। तो वेस्टर्न कंट्रीज के मेजोरिटी जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जनरली प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के थ्रू ही होते हैं। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो भी मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें से खाली 3 to 5% ही जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का, दैट कम्स फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। तो अगेन अभी करंटली जो बेस है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड इट इज शोन बाय रिसर्च कि अगले 3 4 साल में जाके दिस शेयर कैन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5% टू 5 to 7%। तो अगर आप इतने बड़े मार्केट शेयर में 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है आपका ओवरऑल मार्केट शेयर, तो आपका रफली इंडस्ट्री डबल हो जा रही है अगले 3 4 साल में, विच इज अ ग्रेट थिंग। बिकॉज अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री मतलब 12 15% पे ग्रो करेगी, तो अगर आपने सही प्लेयर पिक कर लिया जो उससे 1.5 टाइम्स में ग्रो कर पा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स का मार्केट शेयर स्नैच कर रहे हैं, तो यू हैव अ गोरिल्ला जो मेगा ट्रेंड का बेनिफिट उठा रहा है। तो एक चीज तो ये है कि करंटली बहुत स्मॉल शेयर है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का इन द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। एंड इसके जो की रीजंस है बिहाइंड द वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिशनल आरसीसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट, काफी सारे हमने पहले डिस्कस भी करे, बट द की पॉइंट्स आर, एक तो बहुत सस्ता होता है कंस्ट्रक्शन, काफी फास्ट वे में आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हो, एंड वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको अच्छे से अडॉप्ट करा भी है। तो जिस हिसाब से भी फ्यूचर में केपेक्स प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, चाहे हम पीएलआई स्कीम की बात कर ले, डेटा सेंटर्स की बात कर ले, गवर्नमेंट के अलग जो इनिशिएटिव्स है उसकी बात कर ले, या फिर जो कोर कोर प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है लाइक सीमेंट स्टील, वहां पे जो केपेक्स हो रहा है जिसमें वेयर हाउसेज की रिक्वायरमेंट होगी, उधर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट काफी हाई होगा, एंड अल्टीमेटली ग्रोथ विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट चीज इज मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स टू प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। एंड द सेकंड की थिंग दैट showcases वैल्यू माइग्रेशन इज हैपनिंग इज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेगमेंट टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज सेगमेंट। तो अगर हम डेटा की बात करें तो FY 24 में अराउंड 60% ऑफ द ओवरऑल शेयर ऑफ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वॉज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेगमेंट, एंड खाली 40% कुछ ये ऑर्गेनाइज सेगमेंट का था। यही हम अगर 4 5 साल पहले की बात करें तो ये शेयर कुछ आई गेस ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का खाली 30 to 35% था।
तो वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ऑर्गेनाइज सेगमेंट, एंड दिस ग्रोथ इज कमिंग प्राइमरली फ्रॉम टू थिंग्स। एक तो आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री काफी फास्ट पेस में ग्रो कर रही है, एंड जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइज सेगमेंट अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से स्नैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल शेयर इज इंक्रीजिंग। एंड इट इज एस्टिमेटेड कि अगले 5-10 साल में जाके दिस शेयर विल फर्दर राइज टू अराउंड 50% लेवल्स। एंड अगेन जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है उसमें कुछ टॉप 6 प्लेयर्स का ही 80-85% मार्केट शेयर है। तो नेचुरली अगर वैल्यू माइग्रेशन होगा तो जो लार्जर प्लेयर्स है ऑर्गेनाइज सेगमेंट में, दैट विल बेनिफिट अ लॉट। तो एक तो आपकी इंडस्ट्री 12-15% से ग्रो करने वाली है अगले 3-4 साल में, एंड सेकेंडली वैल्यू माइग्रेशन भी हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेगमेंट टू ऑर्गेनाइज सेगमेंट इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अगर आपने सही प्लेयर से बेट करा तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ऐसी कंपनीज अगले 3-5 साल में 18 से 20% पे भी ग्रो कर सकती है सस्टेनेबली, जो इन्होंने लास्ट 3-4 साल में करके दिखाया भी है। एंड अगर हम इंडस्ट्री लैंडस्केप को और भी में समझने की ट्राई करें, सो जो भी प्लेयर्स है इंडस्ट्री में लिस्टेड करंटली, उसमें से अगर हम लिस्टेड स्पेस में बात करें तो इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री। तो करंटली ये डीआरएचपी का डेटा जब इसका आईपीओ आ रहा था, एंड करंटली कंपनी की कैपेसिटी इज अराउंड 1,60,000 MTPA, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 2 लाख MTPA इन द कमिंग 1 or 2 years। तो अगर हम लिस्टिंग स्पेस में बात करें तो इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स रिसेंटली लिस्टेड है, देन पेन्नार इंडस्ट्रीज और एवरेज इंडस्ट्रीज आर आल्सो लिस्टेड, बट उनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है दैट इज मच लोअर देन इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज कि जो भी लिस्टेड प्लेयर्स है उसमें से इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इज द ओनली कंपनी जिसका 100% सेल्स साला पीवी से ही आ रहा है। पेन्नार इंडस्ट्रीज का कुछ 50% पीवी से आ रहा है, एंड एवरेज इंडस्ट्रीज का देयर इज अ मिक्स बिटवीन पीवी सेल्स एंड जो भी इरेक्शन का काम होता है उसका। एंड अब अगर हम पास्ट 3-4 साल की रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें इन द लिस्टेड स्पेस अगेन, सो उसमें इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है एंड द रेवेन्यू का ग्रोथ रहा है वो काफी ज्यादा फास्ट रहा है वर्सेज इट्स पीयर्स। अब इसका आगे डिस्कस करेंगे कि इनके मार्जिन प्रोफाइल में क्या डिफरेंशियल है एंड ऑल, बट हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर करंटली इज ये इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एंड लिस्टेड स्पेस में इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर। एंड अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ की भी बात करेंगे तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द लिस्टेड स्पेस। अब लेट्स टॉक अबाउट इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। सो ये वन ऑफ द पायनियर था ऑफ पीईबी इंडस्ट्री इन इंडिया। सो इनका जो फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन हुआ था दैट वाज एट अराउंड 1983, एंड बाकी जो इनके पीयर्स थे दैट एंटर इन दिस इंडस्ट्री एट अराउंड 2000 पीरियड। सो ये बहुत अर्ली एंट्रेंट थे इस दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसके से हुआ क्या, ये लोग ने जो भी मार्की कस्टमर्स थे उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड कर लिए। एंड सिंस ये लोग लास्ट 30-40 साल से वो कस्टमर्स का डील कर रहे हैं, तो काफी हाई स्टिकीनेस है इनकी कस्टमर बेस में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इनका अगेन जैसे हमने डिस्कस करा सारे जो भी रेवेन्यूज आते हैं वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट से आते हैं। अब इनके जो काम है दैट इंक्लूड्स पीबी के सेल्स करना, दैट इज जो भी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करना, पूरा इरेक्शन का काम करना एंड कंप्लीट सर्विसेज देना। फिर चाहे इनिशियल आइडिएशन करना हो जाए कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करना है वो ही खुद कर रहे हैं, देन पूरा इरेक्शन का काम कर रहे हैं वो भी इन लोग खुद कर रहे हैं। तो इनके जो की प्रोडक्ट्स है उसके जो ब्रांड है जैसे ट्रैक डेक हो गया, ट्रैक हो गया, ये सब इंडस्ट्री में वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है। तो अगर इनका थोड़ा वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इन द फॉर्म ऑफ पीबी सेगमेंट में काफी सारी सर्विसेज लोग दे रहे हैं, बट 100% ऑफ द रेवेन्यूज करेंटली कम्स फ्रॉम पीबी इंडस्ट्री। एंड अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंडस्ट्री के यूजर सेगमेंट के हिसाब से भी जज करेंगे तो अराउंड 70% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो इंडस्ट्रीज के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे स्टील प्लांट लगाना हो गया, सीमेंट के प्लांट्स लगाना हो गया, ये सब में जो भी रिक्वायरमेंट होती है या फिर सोलर प्रोजेक्ट कोई भी हो गया, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स का जो काम होता है जनरली करने का वो ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज 70% ऑफ द ओवरऑल बुक कंस्टिट्यूट्स ऑफ दैट टाइप ऑफ बिजनेस। फिर बाकी जो 30% इतना इनका बिजनेस है दैट कम्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स, एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में ये लोग ऑलमोस्ट एब्सेंट ही एट द मोमेंट। अगर इनका पास्ट का ग्रोथ भी देखेंगे तो इट हैज बीन प्रीटी गुड, लाइक 20-25% पे ग्रो कर रहे हैं इन द पास्ट 2-3 years। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसे। तो एक तो हमने जैसे पास्ट में डिस्कस करा था कि पेन्नार इंडस्ट्रीज एंड बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स या इवन बजाज स्टील का एक ही इशू ये था कि उनके जो भी प्लांट्स थे वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोकेटेड थे। तो वो अगर पर्टिकुलर एरिया में केपेक्स प्रोजेक्ट सपोज रुक जाते हैं या फिर कोई नया प्लेयर आता है तो एक तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ सकती है, एंड डिस्ट्रप्शन के रिस्क बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज आप खाली एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में प्लेस्ड हो। वेरएस अगर हम इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इन लोगों के साउथ में भी प्लांट है, ये लोगों के उत्तराखंड दैट इज नॉर्थ में भी प्लांट है,
एंड अभी ये लोग गुजरात में भी एक नया प्लांट लाने वाले हैं इन द कमिंग 1 और 2 years। सो इससे ये दिख रहा है कि काफी डाइवर्सिफाइड प्लेयर है जोग्राफिकली स्पीकिंग, जिससे कोई भी पर्टिकुलर रीजन जो होगा उसमें आपके कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी कम होंगे। एंड सिंस आप हर एक जगह पे प्रेजेंट हो, तो जिस पर्टिकुलर एरिया में सपोज रिलायंस साउथ में भी प्रेजेंट है, नॉर्थ में भी प्रेजेंट है, तो अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्ड करके रखा है रिलायंस के साथ, एंड सिंस ये प्रोडक्ट के मार्जिन थोड़े कम होते हैं, तो जैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी अगेन डिस्कस करा था कि सपोज मैं साउथ में कोई ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि कोई नॉर्थ की कंपनी मेरे को ऑर्डर देगी एग्जीक्यूट करने का, बिकॉज आपके जो फ्रेट कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से ऑल्दो आपने वो कस्टमर बेस क्रैक कर लिया है, बट सिंपली बिकॉज आपका प्लांट नहीं है जहाँ पे कस्टमर का एक और प्लांट है, उसके साथ उसको शायद सर्विस नहीं कर पाओगे। तो ये इशू ये कंपनी के साथ नहीं है, बिकॉज इनके जो प्लांट्स है वो काफी डेमोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है। तो जिस भी जगह पे इनके प्लांट्स होंगे इनके कस्टमर्स के, वहां पे ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड इनके जो कस्टमर का रिलेशनशिप दैट आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैनेजमेंट ने अपने रिसेंटली कॉन कॉल में मेंशन करा था कि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं पर्टिकुलरली वो टेंडर बेस में डिसाइड नहीं होते कि ये लोग बोली लगा रहे हैं कि हम इतने में काम करके दे देंगे, बट दैट आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन द पास्ट रिलेशनशिप्स जो ये लोग ने अपने कस्टमर्स का बना के रखा है, एंड इनका क्या कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रह चुका है इनके साथ वर्क करके। एंड सिंस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1983 में हुआ था, एंड जैसे हमने डिस्कस करा है, इट इज वन ऑफ द मार्की प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। तो जिस हिसाब से इन्हें लास्ट 30-40 साल में एक्सपीरियंस एंड रैपो बिल्ड करा है अपने कस्टमर्स के साथ, तो नेचुरली कोई भी दूसरी कंपनी को इनका कस्टमर स्नैच करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर इनके जो कस्टमर बेस में हम देखेंगे तो एकदम टायर ए कस्टमर्स है, लाइक ग्रासिम हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, गोदरेज एंड बॉयस हो गया, आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, सियाट हो गया। तो सर जो भी मेजर कस्टमर्स होता है जिनके लिए पैसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, उनके लिए मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एग्जीक्यूशन में कोई डिले नहीं आए प्रोजेक्ट का, एंड काम टाइमली हो जाए, तो वो फिर इंटरनेट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को अप्रोच करते हैं। एंड इनका एक और जो बहुत अच्छा पार्ट ये लगा था मेरे को कि अराउंड 80 to 90% ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस, 82% टू बी मोर प्रिसाइज, कम्स फ्रॉम द रिपीट क्लाइंट्स। तो इनने बिकॉज इतने अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखे अपने क्लाइंट से, इवन नाउ 80% इनका जो बिजनेस आ रहा है इनके पुराने क्लाइंट से आ जा रहे हैं। तो अगर आपका पुराने क्लाइंट से आप बिजनेस ला पा रहे हो वर्सेज trying to acquire newer clients, जिसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ न्यू क्लाइंट इज मच हायर देन माइनिंग योर ओल्ड क्लाइंट, उसके से आपके जो यूनिट इकोनॉमिक्स होंगे बिजनेस के, दैट विल बी मच मोर बेटर, एंड योर बिजनेस इटसेल्फ विल बी मच मोर रोबस्ट। अब अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस बिजनेस इज इसकी जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग मेट्रिक्स है, दैट आर वेरी गुड। तो जैसे लास्ट 3 साल में इन लोगों का ग्रोथ इज अगेन बीन वेरी गुड, लाइक 24.5% में इन लोगों ने अपने सेल्स को ग्रो करा है। इट इज अ नेट डेट फ्री कंपनी है, इनका डेट इनफैक्ट नेगेटिव है, नेट डेट जो कहते हैं, बिकॉज कैश इन द बैलेंस शीट इज हायर देन द डेट। इनके जो एबिटा मार्जिन है वो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, एंड इनफैक्ट इनके जो आरओसीज भी है वो 25-26% की रेंज में है, विच इज फिनोमिनल। अब मैनेजमेंट ने अगेन कॉन कॉल में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि वी डोंट इंटेंड टू एंटर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, एज दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट माइंडसेट एंड स्किल सेट। लाइकवाइज सिविल इंजीनियर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्लेयर्स है, वो इनके जो स्पेस है जो प्राइवेट कस्टमर्स को ये लोग डील करते हैं उसमें एंटर करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज इनका उधर मोट है। तो अगेन आइडिया ये है कि बिकॉज डिमांड इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग है, बट अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से पिक एंड चूज कर पाओगे, तो नेचुरली आपके जो मार्जिन होंगे आपके पीयर्स की कंपेरिजन में, दैट विल बी मच हायर, जिसके से आपके जो ओवरऑल मेट्रिक्स होंगे, मेनली आरओसी, दैट विल बी वेरी गुड। अब जैसे हमने डिस्कस करा इनके इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन है। तो अगर हम लास्ट 4 साल का डेटा उठाए फ्रॉम डीआरएचपी जब इनका आईपीओ आया था, तो वी कैन सी कि अदर देन कर्बी बिल्डिंग सिस्टम्स लिमिटेड जो इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है करंटली, बाकी सब प्लेयर्स की कंपेरिजन में इसकी सबसे हाईएस्ट मार्जिन है, बोथ ऑन द ओपीएम लेवल एंड मोर सो ऑन द पैट लेवल। अब इसके रीजंस क्या है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस मार्जिन इज द की थिंग दैट वी नीड टू फोकस गोइंग फॉरवर्ड। तो ये लोग ने ये बताया था कि एक तो बिकॉज ये अपने कस्टमर्स का जब भी एंगेज करते हैं तो ये कंप्लीट साइकिल में प्रेजेंट है। दैट इज जब भी कस्टमर को कोई केपेक्स करना है तो लैंड डिस्कस, लैंड कौन सी खरीदनी है, उसमें कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, इन हाउस इंजीनियरिंग टीम होना, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है, देन इरेक्शन में काम करना, सारे जो भी काम है वो इंटरेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को देते हैं। यानी कि जो भी फैसिलिटीज है दैट आर हाईली इंटीग्रेटेड, जिसकी वजह से नेचुरली इनके जो कॉस्ट साइड पे जो बेनिफिट्स है दैट आर मच हायर देन इट्स पीयर्स। एंड अगेन बिकॉज ये सारी सर्विसेज अपने कस्टमर को दे पा रहे हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करके रखा है, तो उसकी वजह से इनकी जो प्राइसिंग पावर भी होगी वर्सेस अदर कस्टम अदर प्लेयर्स, दैट विल बी मच हायर।
तो एक तो कंप्लीट इंटीग्रेशन है इनके पास, जिसके से इनके ओवरऑल मार्जिन आर हायर ऑन द कॉस्ट फ्रंट। एंड जिसे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में मेंशन करा था कि अराउंड 50% ऑफ देयर ओवरऑल ऑर्डर्स आर फिक्स प्राइस ऑर्डर्स। अब फिक्स प्राइस ऑर्डर्स में ये रिस्क होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर प्राइस पे ऑर्डर लॉग इन कर लिया कि हम इस पे डिलीवर करेंगे, बट अगर स्टील प्राइस कुछ ज्यादा वॉलेटाइल रहा तो आपके मार्जिन स्क्वीज होने के चांसेस आर वेरी हाई। अब कंपनी ने क्या बोला कि बिकॉज हमारे जो फिक्स प्राइस के हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसका हम ऐसा करते हैं कि टाइमिंग जो होता है ऑर्डर का कंप्लीशन का वो बहुत कम रहता है, जिससे अगर आप टाइम स्क्वीज कर लोगे अपना तो ज्यादा वॉलिटिलिटी शॉर्टर पीरियड में आना थोड़ा टफ होता है। तो इनके मार्जिन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में भी थोड़े स्टेबल रह सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अराउंड 50% ऑफ द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑन वेरिएबल प्राइसिंग मैकेनिज्म, वेरिन अगर स्टील के प्राइसिंग का की रॉ मटेरियल होता है उसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो दे विल बी एबल टू पास ऑन द प्राइस इंक्रीज टू द कस्टमर्स, बिकॉज इनका एस्केलेशन क्लॉज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इनके कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके से अगेन इनका जो प्राइसिंग पावर भी रहता है वो थोड़ा हायर है वर्सेज इट्स पीयर्स। एंड अगेन हमने ऐसे बात करी कि इनके आरओसीज आर ऑल्सो वेरी हाई। तो एक तो हमने देख लिया कि इनका मार्जिन आर वेरी हाई, जिसके से नेचुरली इनके आरओसीज विल बी हाई। बट इनकी जो डेट टू इक्विटी दैट इज नेगेटिव में, बिकॉज इनका नेट डेट दे आर नेगेटिव ना, बिकॉज इनका कैश ऑन द बैलेंस शीट इज हायर देन द डेट। तो अगर ये लोग फाइनेंशियल लेवरेज यूज नहीं कर रहे हैं एंड एबिटा मार्जिन हाई है, तो अनदर की लीवर फॉर देम इज ये कितने अच्छे से अपने एसेट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो सपोज मैंने 100 करोड़ का केपेक्स करा है कोई अपने पर्टिकुलर प्लांट में, मेरा जो पीयर है वो कहता है कि मैं इसको 6 या 7 टाइम्स घुमा पाऊंगा, एंड अगर मैं 10 टाइम्स घुमा पा रहा हूँ सेम पर्टिकुलर एसेट को, तो उसकी वजह से मेरे ओवरऑल एसेट टर्नओवर विल बी हायर। अब अगर हम इनके केस में देखते हैं तो करबी लिमिटेड को अगर हम अभी छोड़ दें जो अनलिस्टेड स्पेस में है, तो बाकी जो भी प्लेयर्स उसके कंपेरिजन में इंटेलेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की जो एसेट टर्नओवर है दैट इज सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, दैट आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्रीज। तो अगेन आपके एबिटा मार्जिन आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्रीज एंड एबिटा मार्जिन आर आल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो नेचुरली आपके जो आरओसी होगे वो आपके लिस्टेड पीयर के कंपेरिजन में काफी ज्यादा हाई है, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि इनका बिजनेस मॉडल करंटली इज मच मोर सुपीरियर देन देयर पीयर्स ऑन द ऑपरेशनल मेट्रिक्स एज वेल एज द बैलेंस शीट फ्रंट। अब इनका जैसे हमने डिस्कस करा कि इनका जो कस्टमर बेस है दैट इज वेरी डाइवर्सिफाइड, काफी मार्केट क्लाइंटल इनके ऑलरेडी प्रेजेंट भी है। And अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी समझने का ट्राई करेंगे तो वी कैन सी कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट से इनके अराउंड 60% के ओवरऑल रेवेन्यूज आते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से अराउंड 30% के ओवरऑल रेवेन्यूज आते हैं। बट अगर हम टॉप 5 कस्टमर्स की बात करेंगे तो अराउंड 25% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम टॉप 5 कस्टमर्स। एंड सिंस इनके 80% जो क्लाइंट से रिपीटेड ऑर्डर इनको देते हैं, एंड रिपीटेड ऑर्डर ये लोग ऐसे भी जज नहीं करते कि अगर लास्ट ईयर उन्होंने कोई केपेक्स करा उसमें ऑर्डर कंप्लीट करके दे दिया, इस साल फिर से अगर ऑर्डर देंगे तो क्लाइंट रिटेंशन होगा। दे जज दिस मेट्रिक ऑन अ 12 ईयर साइकिल। तो जैसे इन्हें रिसेंटली अपने कॉन्फ्रेंस में बताया था कि रिलायंस से इनको 12 साल पहले एक ऑर्डर मिला था, एंड अब 12 साल बाद जाके इनको फिर से एक और ऑर्डर मिला है रिलायंस से। तो दिस शोज कि 10-12 साल पुराना कस्टमर भी इनका फिर से आ रहा है काम देने के लिए। तो काफी अच्छा क्लाइंट रिटेंशन है। एंड इन्होंने कॉन्कॉल में एक और चीज मेंशन करी थी कि दे ओनली केटर टू ए ग्रेड क्लाइंटल। अब बाकी काफी सारी लिस्टेड कंपनीज है स्पेस में, अनलिस्टेड कंपनीज भी है जो पीबी सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ भी दिखा रही है, डिसेंट क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं। बट ये जो क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं, ये जो टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, उसके से इनका जो मार्जिन में जो वेरिएशन दिखता है हमें, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल एंड देयर फोकस ऑन मार्की क्लाइंटल। एंड ये लोग इनिशियल स्टेज से लेके कंप्लीशन तक कंप्लीट साइकिल में इन्वॉल्व रहते हैं। अब अगर हम ये डेटा फिर से अगर देखेंगे तो क्रिसिल का जो रिपोर्ट था डीआरएचपी के टाइम पे, वो लोग ने ये बताया था कि 4-5 जो की क्राइटेरिया होते हैं बिहाइंड कोई भी कंपनी जब वो पीबी डेवलपर को चूज करी होती है, तो एक तो होता है कि उसका ब्रांड का प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है, डिजाइन में उसकी कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, बिकॉज अगर वो अच्छे से डिजाइन की कैपेबिलिटी रखेगा तो वो कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा राइट फ्रॉम द आइडिएशन स्पेस टिल द कंप्लीशन। फिर अगेन प्रायर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इंडिया में ये चीज पाई गई कि जो भी एमएनसीज आ रही है, जो भी टायर ए कस्टमर्स है अगर वो आ रहे हैं, वो लोगों को पैसों से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना उनको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से फर्क पड़ता है एंड क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑब्वियसली। इधर जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट लीडर्स होते हैं लाइक इंटरनेट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, उनको बेनिफिट आता है बिकॉज ऐसी कंपनीज को प्राइसेस से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन से फर्क पड़ता है। तो वैसी कंपनी इंटरनेट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को चूज करती है। सिमिलरली हमने ऐसे देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्लेज अ मेजर रोल, कि आपकी कहाँ कहाँ पे कैपेसिटी है, उस बेसिस में आप केटर कर पाओगे अपने कस्टमर्स को। एंड ये कंपनी का नॉट ओनली सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है इन द इंडस्ट्री बट काफी डाइवर्सिफाइड कैपेसिटी है। यानी कि रिसेंट कॉन्कॉल में इन लोगों ने मेंशन भी करे कि हम लोग डेटा सेंटर का भी काम कर रहे हैं, लिथियम बैटरी का भी काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कस्टमर्स जो होते हैं ऑटोमेशन में,
जैसे कार वाली जो कंपनीज होती है उनको भी केटर कर रहे हैं हम एफएमसीजी कंपनीज को भी केटर कर रहे हैं, एंड पेंट की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को ये लोग केटर कर ही रहे हैं। तो ये लोग काफी अलग अलग कंपनीज को केटर कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड सोलार में भी इनका काफी मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम द ओवरऑल पाई। तो बिकॉज ये सब अलग अलग कंपनीज को केटर कर रहे हैं, तो जो सिक्लिकलिटी होती है इनके एंड यूजर कस्टमर्स का, वो थोड़ा रिड्यूस होता है अगर आप अपनी बेट्स को डाइवर्सिफाई कर लेते हो। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इनका यही है कि इनका जो ओवरऑल बिजनेस मिक्स है, जो ग्रोथ एस्पिरेशन है दैट इज, वो काफी अच्छा दिख रहा है। सो करेंटली इनका अराउंड 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड इनका ऑर्डर बुक में एक बहुत अच्छा पार्ट ये होता है कि इनका जो एग्जीक्यूशन पीरियड होता है ऑर्डर बुक का, दैट इज अराउंड 8 to 9 मंथ्स। तो जितना इनका ऑर्डर बुक दिख रहा है दैट कंप्लीटली ट्रांसलेट्स इनटू द रेवेन्यू विद इन अ ईयर। तो अगर हमको ऑर्डर बुक हम कंसिस्टेंटली ट्रैक करते रहिए कि ऑर्डर बुक के साइड पर कितना अच्छा ग्रोथ आ रहा है, सो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट कि ओवरऑल सेल्स में कितना अच्छा ग्रोथ आने वाला है। सो इनकी ये जो ऑर्डर बुक में दैट इज अराउंड 20% ग्रोथ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। एंड ये लोग अपनी अपनी की जो कैपेसिटी है उसको भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो इनकी करंटली 5 कैपेसिटी है, हर एक प्लांट से अराउंड 4 कैपेसिटी इनफैक्ट, एंड हर एक प्लांट से अराउंड 550 करोड़ के रेवेन्यूज आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इनके जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वो क्लोज टू ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में अराउंड 20 to 100 करोड़ का रेवेन्यू ला सकते हैं। एंड दे हैव रिसेंटली अनाउंस कि लोग गुजरात में एक और प्लांट ला रहे हैं जिसमें लोग कुछ 100 करोड़ का केपेक्स करेंगे एंड 550 सीआर के एडिशनल रेवेन्यू उधर से भी आ जाएंगे। सो इससे मोटा मोटी अगर ये लोग अगले 2-3 साल में आप फॉरवर्ड एनविसाज करूं, तो ये लोग अपनी सेल्स को जो इनके लास्ट टाइम में 1300 करोड़ की थी उसको मोरलेस डबल कर लेगी टू 2700 करोड़। एंड अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसमें ये लोग काफी रेट्रोफिटिंग और इंटीग्रेशन का काम भी कर रहे हैं, अपग्रेडेशन का दैट इज काम कर रहे हैं, जिससे हर एक प्लांट में कुछ 30 to 50 करोड़ की एडिशनल सेल्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एग्जिस्टिंग प्लांट से भी सेल्स इंप्रूव होने वाली है, न्यूअर जो प्लांट आएगा उससे भी ग्रोथ आएगी। तो उसकी वजह से अगले 3 साल में ये अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल कर सकता है और अपने पैट को भी डबल कर सकता है। अगर हम इनके ग्रोथ एस्पिरेशन को और अच्छे से समझे, जैसे हम इनकी बुक भी देखें, तो 40% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल साइकिल। एंड जिस हिसाब से हमको दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने जो भी एम्बिशियस टारगेट सेट करे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो इस पर्टिकुलर पाई का आगे की कंट्रीब्यूशन और बढ़ भी सकता है। सिमिलरली ये लोग अभी खाली सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में प्रेजेंट थे, जैसे ये लोग गुजरात में आएंगे तो उधर से भी ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये लोगों का गाइडेंस सिमिलरली यही रहा है कि अगर इंडस्ट्री 10-12% में ग्रोथ करेगी तो हम लोग उससे 1.5 to 2 टाइम्स पे ग्रो करेंगे। तो ये लोग का जो इंडस्ट्री से कंपेरिजन में जो ग्रोथ होगा दैट विल बी मच फास्टर। एंड अभी जो नई टाइप की सर्विसेज होती है जैसे कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो अगर हम कोई भी चार्जिंग स्टेशन में जाएगी तो उसका भी जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज मोर और लेस अ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला स्ट्रक्चर। तो उसमें जैसे ही इंडिया में ईवी चार्जिंग स्टेशन का पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा या डेटा सेंटर का पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा, तो पीपी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका भी रिक्वायरमेंट बढ़ता रहेगा, एंड मार्केट कंपनीज लाइक इंटेलेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स विल बेनिफिट फ्रॉम हियर। सो अगेन दिस लुक्स लाइक अ डेकेडल स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड, जिस हिसाब से इनके जो भी कस्टमर्स के ग्रोथ आने वाले हैं। एंड करेंटली ये लोग लाइट स्टील बिल्डिंग वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, बट आगे जाके ये लोगों का प्लान है कि ये लोग हैवी स्टील बिल्डिंग वाले सेगमेंट में भी फॉरे करेंगे, जिसमें बेसिकली ये लोग स्टील के कस्टमर्स हो गए, सीमेंट के कस्टमर्स हो गए, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हो गए उसको एग्जीक्यूशन करेंगे इन द नेक्स्ट 1-1.5 ईयर्स। तो दिख रहा है कि आगे ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, इंडस्ट्री में ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इनका जो कस्टमर बेस है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। सो इट इज नॉट टॉम फुलरी टू अज्यूम कि ये लोग आगे अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं, बिकॉज इट लुक्स प्रीटी लेजिटिमेट। एंड अगेन क्लोजिंग थॉट्स, नॉट क्लोजिंग थॉट्स एज इन, अगर कंपनी के पॉजिटिव साइड में हम अगर डिस्कशन खत्म करें, तो माई थिंकिंग इज सिमिलरली दिस, कि अगर आप इंटेरेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में बेट कर रहे हो तो यू आर सिंपली बेटिंग कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, उसमें आप गुरिल्ला को पिक कर रहे हो जो इंडस्ट्री से फास्टर पेस में ग्रो कर पाएगा। एंड उसके से एक ऐसा कंपटीटिव एडवांटेज है जो आप सिंपली कैपिटल लाके रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट ने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में हमने यही बताया था कि ऑल्दो काफी सारा सप्लाई आ रहा है इंडस्ट्री में, काफी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बिकॉज अगर कोई इंडस्ट्री अगर जीडीपी से 1.5-2 टाइम्स में ग्रो कर रहा है तो नेचुरली उधर सप्लाई आएगा ही मतलब प्लेयर्स का। बट वॉट दे मेंशन इसकी जो टायर ए कस्टमर्स है अगेन जिसको कंपनी प्राइमरली केटर करती है, वो नए जो कंपनीज है जो नई नई कैपेसिटी ला रही है उनके पास ही जाएगी, ये कंपनीज इनके साथ ही वर्क करेगी, बिकॉज इनका पास्ट में ये जो रैपो या जो हिस्ट्री डेवलप हुई है एंड जिस हिसाब से लोगों ने सर्विसेज दी हुई है अपने कस्टमर्स को, सो वो जो मोटा इनका जो रिलेशनशिप का, दैट इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू बीट सिंपली बाय डूइंग अ लार्जर केपेक्स देन व्हाट दे आर डूइंग।
तो अगेन वी प्रीफर दीज टाइप ऑफ कंपनीज जहाँ पे जो इनटैंजिबल जो बेनिफिट्स होते हैं कोई भी बिजनेस के, दैट आर मच हायर देन द टैंजिबल बेनिफिट्स। तो अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई बहुत केपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री है एंड दैट इज देयर मोट, तो वो मोड कभी भी जा सकता है, बिकॉज अभी इंटरेस्ट कॉस्ट हिसाब से कम है। तो नया केपेक्स प्रोजेक्ट करना या फिर इक्विटी मार्केट काफी पॉइंट है। तो अगर मेरे को कोई भी और मेजर प्रोजेक्ट करना है, तो मैं आराम से मार्केट में आजकल पैसा उठा के इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मेजोरिटी ऑफ द इथेनॉल कंपनीज कर रही है। बिकॉज इथेनॉल इंडस्ट्री में कोई मोट नहीं है, आपका कस्टमर एक ही रहने वाला है, दैट इज गवर्नमेंट की जो ओएमसीज है। एंड खाली आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा प्लांट लाने में। एंड जिस हिसाब से भी IREDA जो है या फिर पब्लिक मार्केट्स फंड कर रही है सब प्रोजेक्ट्स को, सो उधर कुछ भी मोट नहीं है। वेर एस इंटेलेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जैसी जो भी मार्की कंपनीज है पीबी सेगमेंट में, उनके पास कुछ हद तक मोट है जो काफी रिप्लेसेबल नहीं है इजिली। तो दीज आर द पॉजिटिव्स दैट वी हैव डिस्कस, बट हमको अभी रिस्क समझने पड़ेंगे। तो एक तो की रिस्क इसका मेरे को ये लगा, रिस्क या फिर नेगेटिव फैक्टर बेसिकली ये लगा कि इन लोगों का जो रिसेंटली आईपीओ आया था, उसमें से एक मेजर पोर्शन, मोर देन 60-70% ऑफ द ओवरऑल बुक वाज ऑफर फॉर सेल। अब जनरली ऑफर फॉर सेल कोई भी कंपनी तब करती है जब उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, एंड इनके केस में कोई इन लोगों ने बाहर से एक्सटर्नल फंडिंग इतनी ली नहीं थी। तो जो प्रमोटर्स होते हैं, उनको अगर दिख रहा है कि इक्विटी मार्केट काफी अच्छा चल रहा है, लोग अनाप शनाप वैल्यूएशन पे कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो हम दिस इज द राइट टाइम टू लिक्विडेट द वैल्यू। तो अगर प्रमोटर्स इस मार्केट में अपना शेयर होल्डिंग बेच रहा है, तो एक ये सॉफ्ट इंडिकेटर भी हो सकता है कि दे ऑल्सो बिलीव कि इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा बॉयंट है, तो एग्जिट ले लो थोड़ा बहुत एंड कैश बुक कर लो। सो कोई भी कंपनी अगर बुल मार्केट में आईपीएल आती है, तो आई लुक एट देम विद अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म। सो एक तो ये रीजन है जिसके से मेरे को थोड़ा रिस्की लगती है ये चीज। एंड अगेन मैं ऑफर फॉर सेल में इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज अगर सिंस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर इसने फंड रेस करा होता फॉर फ्यूलिंग इट्स ग्रोथ एम्बिशन, तो मेरे को शायद से उतना इशू नहीं होता। एंड इसने ऑलरेडी 200 करोड़ तो रेस करे हैं फॉर दैट पर्पस। बट मेजोरिटी ऑफ द फंड्स दैट दे हैव रेज्ड इज ऑफर फॉर सेल, दैट इज गिविंग एग्जिट टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। तो मेरे को वो चीज थोड़ी खटकती है टू बी ऑनेस्ट। एंड अगेन इनकी जो इंडस्ट्री ओवरऑल वो बहुत ज्यादा सिक्लिकल है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट साइड से केपेक्स हो रहा है कंट्री में, तो ये कंपनीज बेनिफिट करेगी, बिकॉज कोई भी केपेक्स प्रोजेक्ट आएगा तभी इनके जो भी सर्विसेज है या जो प्रोजेक्ट्स है उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो इंडिया के जो भी पुअर पुअर ईयर थे, जैसे FY 14 वॉज अ वेरी पुअर ईयर जब थोड़ा इलेक्शन के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी थी। सिमिलरली जब कोविड पीरियड आया था, जब जब पुअर टाइम्स है तब इनका जो ग्रोथ है वो नीचे गिरा है। एंड बिकॉज ये इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा प्ले आउट होता है, वरना आपके जो ओवरऑल मार्जिन है दैट आर वेरी थिन। तो हल्का सा भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 1% ऊपर नीचे हुआ तो इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत मेजर इंपैक्ट आ जाता है। तो जब कोविड का पीरियड आया था तब उसके पहले लोग ने बहुत मेजर कैपेसिटी लाए थे लाइफ इन FY 19। बट जैसे ये लोग अपनी न्यू कैपेसिटी लाइव लाए थे तब इकोनॉमी डाउन टर्न में चला गया, जिसकी वजह से इनके सेल्स तो इम्पैक्ट हुई थी, बट द सेम टाइम इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी बहुत ह्यूज वे में इम्पैक्ट हुई थी। तो अभी ऑल द कंपनी करंटली 10% के EBITDA मार्जिन कर रही है, बट ड्यूरिंग कोविड पीरियड एंड उसके एक साल बाद इनके मार्जिन कुछ 2-3% से ज्यादा नहीं थे। तो अगेन बिजनेस में काफी वॉलिटिलिटी इन द सेंस, बिकॉज ये इकोनॉमी में काफी ज्यादा इनका इकोनॉमी का जो ग्रोथ होगा उस पर काफी इनके बिजनेस का डिपेंडेंस है। तो अल्टीमेटली थोड़ा रिस्की बिजनेस तो होता ही है, जैसे बाकी सब बिजनेसेस भी होते हैं। एंड सिंस इसके मार्जिन ये बिजनेस में काफी कम है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल एज ऑपरेटिंग डिलेवरेज के इफेक्ट्स ऐसे बिजनेस में काफी ज्यादा विजिबल होते हैं ड्यूरिंग गुड टाइम्स एज वेल एज एट द बैड टाइम। एंड इनका जो मेजर कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है दैट इज स्टील। एंड सिंस स्टील प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल, तो उसके से भी इनकी जो रियलाइजेशन होती है या फिर जो मार्जिन होते हैं उसमें बहुत मेजर इंपैक्ट आ सकता है। तो हमें ये चीज भी आगे जाके ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड इसकी जो करंट वैल्यूएशन है दैट आर नॉट वेरी चीप। अगेन इधर से पैसा काफी अच्छा बन सकता है अगर हम इसके वैल्यूएशंस प्रोजेक्शंस करने की ट्राई करें, तो मैनेजमेंट ने इस हिसाब से गाइडिंग करा है। तो आई हैव टेकन कि बाय FY 27 दैट इज 2-3 years फॉरवर्ड, इनके सेल्स कैन बी अराउंड 2500 CR एंड FY 28 में दे कैन क्लॉक अराउंड 2700 करोड़ का सेल्स। पर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होने की ट्राई कर रहा हूँ, तो FY 27 में इनका सेल्स विल बी अराउंड 2500 करोड़ एंड FY 24 में इट वॉज एट अराउंड 1300 करोड़। तो इफेक्टिवली आई एम प्रोजेक्टिंग अगले 2-3 साल में इसका सेल्स विल मोरलेस डबल। एंड सिंस ये बिजनेस की जो इनकी जो फैसिलिटीज है दैट है स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, एंड बिकॉज इस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है, तो अगर बिजनेस फास्ट पेस में स्केल अप होगा तो इनके जो EBITDA मार्जिन होंगे उसमें भी अच्छा खासा बम्प आएगा। तो आई एम प्रोजेक्टिंग कि FY 25 में इनके EBITDA मार्जिन अराउंड EBITDA मार्जिन अगर मैं सिमिलर समझू भी, इनके जो पैट मार्जिन होंगे दैट विल बी अराउंड 7% इन FY 25
एंड FY 2027 में बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो बिजनेस में आएगी, इट विल बी एट अराउंड 8%। तो उस हिसाब से जो मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ पैट के, तो भाई FY 2027 दे कैन क्लॉक अराउंड 180 to 200 CR का पैट, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 13-14 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, FY 2027 फॉरवर्ड मल्टीपल दैट इज। उस हिसाब से मैंने एग्जिट मल्टीपल लगा लिए 15, 20 और 25 टाइम्स का। तो अगर मार्केट इसको 20 या 25 टाइम का एग्जिट मल्टीपल देता है FY 2027 के बाद, तो इट कैन स्टिल क्रिएट डिसेंट वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। अगर इसको मैं पेन्नार इंडस्ट्रीज के कैलकुलेशन से कंपेयर करता, जो हमने प्रीवियसली करी थी, तो मैंने पेन्नार इंडस्ट्री जो भी प्रोजेक्शन थी उसमें एक चेंज करा है, वेर इन आई नाउ फील की जो इन्हें पैट मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है कि 2.5% से 5% हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स दैट इज, वो थोड़ा टफ लग रहा है मुझे अभी करंटली। तो उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर लिया 2-4%, विच इज स्टिल वेरी डिसेंट। तो उस हिसाब से जो मैंने प्रोजेक्शन करे थे FY 2028 फॉरवर्ड के, तो उस हिसाब से जो मेरा केकर बैठेगा दैट विल बी अराउंड अगेन 20 to 25 टाइम्स अगर मल्टीपल होता है, तो इट विल बी सिमिलर टू व्हाट मेरा केकर होगा इन इंटरएक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। बट हियर्स द कैच, एक तो जो मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ उसमें काफी एग्जीक्यूशन रिस्क है। तो अगर मैं TTM बेसिस में वैल्यूएशन देखूंगा तो इट इज नॉट वेरी चीप फॉर आइदर ऑफ कंपनीज। तो अगर इनमें ये लोग ढंग से एग्जीक्यूशन करते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ कि आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा बिजनेस में, अगर वो होता है तो मेरा पैसा बनने के चांसेस अच्छे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैंने पेन्नार और इंटरैक्ट बिल्डिंग को कंपेयर करा है। अभी इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस करा, इट इज अ मच मोर सुपीरियर बिजनेस देन समथिंग लाइक पेन्नार इंडस्ट्रीज, बिकॉज इनके मार्जिन आर हायर, इनके बिजनेस में ज्यादा रोबस्टनेस है, कैपिटल एफिशिएंसी इज मच बेटर इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, एंड ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जिस हिसाब से इनका क्लाइंट बेस भी है। तो इनके बिजनेस को आइडियली एक प्रीमियम मिलना चाहिए वर्सेज समथिंग लाइक पेनार इंडस्ट्रीज। मैंने और दो सेम वैल्यूएशन मल्टीपल का एग्जिट सोच के रखा है। तो अगर मैं एग्जिट मल्टीपल, अगर मैं सोचता हूँ कि इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री लीडर है एंड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा टेलमेंट है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एग्जिट मल्टीपल इसको 30-35 टाइम्स का इजीली दे देगा। एंड अगर वैसा होता है तो इधर देन 30 to 35% केकर भी बन सकता है। बट अगेन, एग्जिट मल्टीपल आप अगर बहुत ज्यादा हाई फोरकास्ट कर रहे हो तो उसमें ये रिस्क है कि यू आर थिंकिंग कि आगे कोई और ग्रेटर फूल होगा जो हायर वैल्यूएशन पे करेगा फॉर दिस बिजनेस, जो मेरे हिसाब से इनिशियली अपने थीसिस में रखना इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो अगेन, इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट इज अ मच सुपीरियर बिजनेस एंड पेनार इंडस्ट्रीज। इंटरैक्ट बिल्डिंग का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम पीपी सेगमेंट, वेर पेनार का थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, 50% अदर सेगमेंट से भी आता है। एंड रिटर्न्स हियर आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेइंग आउट एंड द एग्जिट मल्टीपल। अब अगर मैं रिलेटिव वैल्यूएशन करूंगा तो एक और इंडस्ट्री में बहुत मेजर प्लेयर है दैट इज एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। बट उसके अगर मैं पी मल्टीपल देखूंगा या जो भी मल्टीपल देखूंगा, तो इट इज ट्रेडिंग एट वेरी ऑब्सीन वैल्यूएशंस, एटलीस्ट ऑप्टिकली स्पीकिंग 100-150 का उसका पी मिलके रखा है। तो अगर मैं उससे किसी भी कंपनी को कंपेयर करूंगा तो दैट विल लुक वेरी चीप। तो अगेन थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट कम आ रहा है एट द करंट लेवल्स। इट इज अ वेरी डिसेंट कंपनी एंड इट कैन गो ऑन टू क्रिएट गुड वेल्थ गोइंग फॉरवर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं बना के देगी, बट इसमें काफी की एग्जीक्यूशन रिस्क है गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा तो पैसा बनेगा, अगर नहीं होगा तो देयर आर लेस चांसेस कि पैसा बनेगा। एंड अगर हम थोड़े और रिस्क भी इसमें डिटरमाइन करें तो वी कैन सी कि लेबर इज अ मेजर इशू इन दिस बिजनेस। तो जब हमने पेन्नार इंडस्ट्रीज की वीडियो लाइव करी थी तो हमने डिस्कस करा था कि उनका रायबरेली में एक बहुत मेजर प्लांट आ रहा था पीबी स्ट्रक्चर का, एंड जो इनका टाइमलाइन था दैट वाज अराउंड सितंबर में वो प्लांट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। बट वो प्लांट को ऑपरेशनलाइज होने में थोड़ा डिले हो गया, बिकॉज ऑल्दो प्लांट प्लांट तो लाइव हो गया था, बट जो लेबर का रिक्वायरमेंट था काम करने का, वो पेनार इंडस्ट्रीज को मिला ही नहीं था। जिसकी वजह से ऑल्दो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया था, बट अपने वो कैपेसिटी को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो एक एनालिस्ट ने ये क्वेश्चन सेम मैनेजमेंट से पूछा था इन दिस पर्टिकुलर कॉन कॉल। तो दे मेंशन कि हम लोग जब भी केपेक्स करते हैं हम बहुत स्लो वे में केपेक्स करते हैं। हम पहले एक बहुत फर्स्ट फेज ऑफ केपेक्स लाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अच्छा हमारे पास लैंड लेबर सब अवेलेबल है, सब अच्छे से एग्जीक्यूशन होता है, तो हम फिर वो पर्टिकुलर केपेक्स को स्केल अप करते हैं। जिसकी वजह से ये लोग पहले कम पैसा लगाते हैं, थोड़ा एफिशिएंसी लाते हैं, उसके बाद ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी दैट दे आर ऑप्टिंग फॉर, जिसकी वजह से मे बी ये लोगों के लिए थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, बिकॉज ये लोगों का पास्ट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है इस स्पेस में। बट अगेन लेबर में इनका डिपेंडेंस पूरी इंडस्ट्री काफी ज्यादा हाई है, तो कुछ भी लेबर का डिस्ट्रप्शन होगा तो ऐसी कंपनीज काफी ज्यादा मेजर वे में हिट होगी। एंड अगर हम इंडस्ट्री पीईबी इंडस्ट्री के और काफी रिस्क देखेंगे तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा हुआ है कि इनके रॉ मटेरियल काफी वॉलेटाइल, ट्रांसपोर्टेशन का काफी मेजर चैलेंज रहता है कि अगर मैं साउथ में कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो अगर मैं नॉर्थ में वो चीज बेच रहा हूँ तो मेरा फ्रेट कॉस्ट इतना हाई होगा कि मेरे लिए शायद से उतना वायबल ही नहीं होगा प्रोजेक्ट। एंड और जो भी इंडस्ट्री में रिस्क है, जैसे कि फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है थोड़ी स्टिल, अभी 60% इनका अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट से आता है।
एंड और भी जो हमने पहले रिस्क डिस्कस करे वो सब प्रेजेंट है ही कंपनी में भी। तो क्लोजिंग थॉट्स ये है कि अगर मेरे को पेनार इंडस्ट्रीज या दैट इज इंटेलेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को आगे ट्रैक करना है गोइंग फॉरवर्ड, तो क्या की वेरिएबल्स मेरे को देखने चाहिए। एक तो ये कि इन लोगों के केपेक्स प्लान्स क्या है, इन लोग कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में मेंशन करा था कि ये लोग जो भी केपेक्स करते हैं एक, तो उसमें अराउंड 100 करोड़ का ये लोग केपेक्स करते हैं, जिसमें से ये लोग को अराउंड 550 शेयर के रेवेन्यूज आते हैं, 10% एबिटा मार्जिन। तो अगर आप कुछ रफली 30-40 शेयर का पैट कमा रहे हो 100 करोड़ इन्वेस्ट करके कोई प्रोजेक्ट में, तो दैट इम्प्यूट्स एन आरओसी ऑफ अराउंड 25 to 30%, विच मेक्स दिस बिजनेस वेरी रोबस्ट। एंड कोई भी अगर इंडस्ट्री है जिसमें आपका एग्जिस्टिंग प्लेयर का स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशनिंग है एंड रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड, अब काफी लोग क्या करते हैं जो पास्ट में इनका जो आरओसी रह चुका है उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं। बट रिक्वायरमेंट ये होती है कि अभी तो इन लोगों ने लास्ट थोड़े साल में 20-25% पे आरओसी मेंटेन कर लिया है, बट इज इट पॉसिबल कि लोग एक तो अगले साल में आरओसी जो इंक्रीमेंटल होगा वो मेंटेन कर पाएगी 20-25% पे। एंड अगर 20-25% में मेंटेन कर भी पाएंगे, तो इज इट पॉसिबल फॉर देम टू रीडिप्लॉय दैट पर्टिकुलर मनी दैट दे आर जनरेटिंग इन द बिजनेस। क्योंकि अगर आपके पास 50% का भी आरओसी है, बट अगर आप बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे पैसा पूरा, तो आपका जो ओवरऑल ग्रोथ होगा, एंड ग्रोथ इज नथिंग बट द आरओसी दैट यू मेक ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका जो मल्टीप्लाई होता है बेसिकली। तो अगर आपका आरओसी हाई है बट आप कैपिटल नहीं एम्प्लॉय कर पा रहे, तो आपका जो ओवरऑल जो ग्रोथ होगा दैट इज जो जी होगा, दैट वॉन्ट बी हाई। तो इसके केस में तो हमको दो चीज दिख रही है कि इनका जो इंक्रीमेंटल आरओसी होगा दैट कैन बी वेरी गुड, एंड री इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल आर ऑल्सो वेरी हाई, बिकॉज जैसे हमने देखा कि इंडस्ट्री में काफी कम अभी एक्सपोजर है पीबी बिल्डिंग्स का, एंड वो आगे जाके बढ़ने वाले हैं। सेकेंडली, ये लोग कैसे अपने जोग्राफिकल प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई करते हैं, एंड इन लोग का ऑर्डर बुक की ग्रोथ को हमको रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज 8-9 महीने में इनका पूरा एग्जीक्यूशन हो जाता है ऑर्डर बुक का। तो अगर ऑर्डर बुक में ग्रोथ अच्छा आ रहा है तो इनका सेल्स में भी नेचुरली ग्रोथ काफी अच्छा आएगा, एंड उसी ईयर में सब ट्रांसलेट भी हो जाएगा। एंड इनके बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज का प्लॉट होने का चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज इनके प्लांट्स में काफी स्ट्रॉन्ग सिनर्जी एंड काफी अच्छा इकोनॉमिक ऑफ स्केल प्लॉट हो सकता है। ये मेरा एस्टिमेट है, अभी आगे प्लॉट होता है नहीं वो हमको चेक करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो दिस विल बी अनदर की ड्राइविंग मेट्रिक गोइंग फॉरवर्ड। एंड जैसे हमने डिस्कस करा कि कंपनी का एक मेजर पॉइंट था कि ये लोग अपना जो प्राइसिंग पावर है वो मेंटेन कर पाते हैं। दैट इज इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, दैट इज योर सेल्स माइनस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है दैट इज रिमेन स्टेबल इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो आगे क्या है ये चीज कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं कर पाते, हमको वो चीज मॉनिटर करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू डिड देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to this video and to our YouTube channel. I hope you will enjoy the session, and ping, you can share the companies that you will like us to cover in the coming session going forward. So thank you so much for watching this session. Goodbye.